इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर पूरी दुनिया के रहनुमाओं का एक सियासी मेला लगा हुआ है और उसके अंदर हम चाहें या ना चाहें, हमें ये अच्छा लगे या बुरा लगे, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन लिए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अमेरिका को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हिंदुस्तान के मुकाबले में वो हर जगह नज़र आ रहे हैं। वो हमें हर जगह पर मुस्लिम ममालिक को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब कोई इसको लाइक या डिसलाइक करे, बस जो हकीकत है, हकायक आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई। यहाँ पे सिंबॉलिक वैल्यूज़ बहुत होती हैं। अमेरिका इज़ अ सुपर पावर और ऑब्वियसली और बाकी जितनी पावर्स भी हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात का होना पाकिस्तान जैसी कंट्री या किसी भी कंट्री के लिए बड़ा अहम है। तो आप देख सकते हैं अभी ये जो मुलाकात हुई इसमें बड़ा फ्रैंक माहौल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान लग तो ऐसा रहा है कि बिछड़े हुए दो दोस्त मिले बड़े अरसे बाद, और शहबाज शरीफ साहब उनको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं पुरानी बातें कि एक ज़माने में हम गली मोहल्ले में इकट्ठे खेला करते थे। तो उनको भी याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। साथ इसाक डार साहब भी कह रहे हैं हाँ जी खेला करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़ा गर्म जोशी से गुफ्तगू हो रही है। ये नहीं कि कोल्डनेस कोई चल रही थी या जैसे कि शहबाज साहब से मुलाकात कोई नहीं हुई थी तो लग रहा था कि बड़ी एक अजीब से स्ट्रेसफुल माहौल में गुफ्तगू होगी। ऐसा नहीं है, वो बड़ी ज़बरदस्त माहौल में गुफ्तगू नज़र आ रही है और ये सारे ग्लिम्पसेस जो है हिंदुस्तान के लिए बड़े अजीब व गरीब है। मैं इससे पहले आज के पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराऊँ और पाकिस्तान मज़ीद क्या इन चीज़ों में अचीव कर सकता है, पाकिस्तान के लिए आगे रोड मैप क्या है इस खत्ते के अंदर, और आगे जाके ज़रा हमारे पड़ोस में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा शोहरत चर्चा हो रही है। एक तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, जो एक्शंस करके उनको परेशान कर रहे हैं वो, लेकिन उससे भी पहले भारत के एक सहाफ़ी हैं बड़े सीनियर रवेश कुमार साहब। हमने तो खैर क्या तजिया करना है पाकिस्तान सऊदी पैक्ट का, हम तो करेंगे, लेकिन जो उन्होंने तजिया किए ना वो भी सुनने वाला है। वो ज़रा पहले आप सुन लें, उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, फैसल चौधरी साहब और फिजुल न्याई साहब। फैसल चौधरी साहब देख लें आप, इस वक्त पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी लीडरशिप है, पॉपुलर है या नॉन पॉपुलर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरह का सिस्टम चल रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा। पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर इस वक्त जो है वो तरक्कियाँ बटोर रहा है, नई बुलंदी और नई अजमत समेट रहा है। आपको भी खुश होना चाहिए बीगा पाकिस्तानी, क्या ख्याल है? थैंक यू कमरान भाई। बात यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो इंटरनेशनल डायनामिक्स चेंज हुए हैं सिक्योरिटी के, और जो 100 साल की गारंटीज़ फेल हुई हैं मिडल ईस्ट में स्पेशली उसमें, और इंडिया की जंग जीतने के बाद पाकिस्तान जो है वो दुनिया में उनका जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है हमारा वो बहुत ज़्यादा इन डिमांड भी आया है। और जिस तरह से ये फ़ौरन इसराइल का कतर के ऊपर हमला जो है उसके बाद हमारा एक मुआहदा हुआ है। अब इसके पीछे असल मुहरक़ात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी है। तो कामयाबी ज़ाहिर है उसमें आसिम मुनीर साहब की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम की है। और उन्होंने पहले जैसे ट्रंप से बात की, फिर जाके बैक एंड पे वो रह के पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स डेफिनेटली हुई हैं। और शहबाज शरीफ ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर हैं इस मौके के ऊपर, और इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, ये है कि अगर इस मुआहदा के जुज़ियात का तो हमें नहीं पता कि इसकी क्या डिटेल्स हैं, होपफुली वो नेशनल असम्बली में बताई जाएंगी जो भी कि हमने लेना क्या है, देना क्या है। इस मुआहदा की इफ़ेक्टिवनेस तब होगी जब इसके असरात ग्रास रूट लेवल तक पहुँचेंगे, जब गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाएगा। और जो हमारे इस वक्त शिकायतें हैं लोगों की इकॉनमी, आज भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, मईशी तौर पे पाकिस्तान की जो एक मैशत है उसका एक जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के थर्ड पार्टी रिपोर्ट के मुताबिक वो कोई इत्मीनान बख्श हरगिज़ नहीं है। गुर्बत ज़्यादा हुई है, बेरोज़गारी है, बिजनेस में इजाफा हुआ है, गुर्बत की शरह में सिचुएशन है 18 से 25 चली गई है। जी बिल्कुल। हाँ, अब और इसके साथ जो ज़्यादा उन्होंने कहा कि जो पीछे आपने अचीव किया था वो 3 सालों में एरोड हो गया है। तो ये जो एरोजन है, ये जो मुल्क के अंदर एक मामला है, उसको देखें ना, कोई भी मामले में तो जब तक अवाम बेनिफिट नहीं होते तब तक उसका असर नहीं होगा। ये बिल्कुल, अब हमने वहाँ पे क्या बात हुई है, नेशनल असम्बली का इजलास होगा, प्राइम मिनिस्टर की आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात भी है
इफ हम स्केड्यूल्ड है, अभी स्केड्यूल्ड है कल के लिए, जर्नलिस्ट हैं स्केड्यूल्ड है। अब वो आते हैं, वहाँ पे क्या बात होती है, किस क्या हमने उसमें लेना है, क्योंकि इसमें जो इस्लामी फ़ौज है गज़ा में वो भी भेजने की बात की जा रही है, उसके एक अपने असरात होंगे, ज़ाहिर है फिर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड वर्सेस इसराइल होगा, और उसमें क्या उसके नतायज क्या आते हैं। इधर वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसमें हमारा बड़ा रोज़ाना तीरा में जब देखें ना, वहाँ पे भी एक वाक़या हो गया, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। इंडिया जो है वो बिल्कुल नाकाबिल एतबार दुश्मन है, यानी उन्होंने क्रिकेट को नहीं छोड़ा, गेम को नहीं छोड़ा, तो आप उनसे कोई अच्छे की तोको तो नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इस वक्त बड़ा सीरियस टाइम है पाकिस्तान में, और इसको ये सिर्फ ये कह देना कि जी अगर हम कह दें कि मसाइल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत मसाइल है और इसको हल करना होगा अगर हम वाकई दुनिया में, और ये चांसेस रोज़ाना भी नहीं मिलते कामरान भाई, ये कभी कभार होते हैं, ये हालात होते हैं जिनको नेशंस को यूज़ करना चाहिए। सही है। बैसू साहब, मैं आपके पास इकट्ठे आता हूँ, ज़रा मैं कह रहा हूँ पहले न्याई साहब की भी राय ले लीजिए इस पर। फिजल न्याई साहब, पाकिस्तान को अब आप शहबाज साहब की लीडरशिप के अंदर ऊपर जाते हुए देख रहे हैं? ये जो न्यूयॉर्क में हो रहा है, जो मिडल ईस्ट के अंदर हुआ, जिस तरह के डिफेंस पैक्ट्स हुए, मेरा ख्याल है कामरान ने ऑन ए सीरियस नोट बगैर अल्फाज चबाए पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में बहुत ऊपर जा चुका है, और मेरा ख्याल है जितने लैंडमार्क हमारी अचीवमेंट्स हैं तो वो उसका सेहरा आसिम मुनीर साहब को बांधना होगा, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे। और इस वक्त आपकी डिस्कशन में हमेशा जब भी आएंगे इस तरह की चीज़ें तो आसिम मुनीर साहब भी आएंगे, दुनिया में कहीं पे जाएंगे। ट्रंप ने भी अगर किसी को खातर में लाए हैं तो उसी को लाए हैं, तो ये खैर ये बहस है ही नहीं, क्योंकि इस वक्त प्रैक्टिकली हुकूमत जो है हाइब्रिड सिस्टम है। हुकूमत में के जो लोग हैं वो भी इसी का ढंडोरा पीटते हैं। हमें भी पता है कि 2018 से जो निज़ाम मुतारफ़ कराया गया था वो अब ज़्यादा ताकत के साथ हमारे सामने मौजूद है, तो और उसी निज़ाम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक तो हो गई ये बात। चुनाचे शहबाज शरीफ साहब, हमारे यहाँ पर सूरत यह है कि एक हमने पॉलिटिकल फसाड रखा हुआ है, एक सामने फेस रखा हुआ है। वो फेस हर वक्त सियासत के दान ही होते हैं और वो कभी मजबूत होते हैं कभी कमज़ोर होते हैं। नवाज शरीफ साहब के वक्त तक बहरहाल किसी न किसी तरीके से वो मजबूत थे, पहले शौकत अजीज़ साहब के वक्त में, बाद में इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब के वक्त में। तो इसमें कोई क्या हर्ज क्या है कि मानने में कि जी इस वक्त वो उनकी रोल सेकेंडरी है और असल रोल हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो राइट एट द हेल्म है, और पूरे पाकिस्तान को उनका ख्याल भी यही है और बात भी सही है, उन्होंने ही इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। अचीवमेंट्स उनकी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया से जीतने के बाद जो सऊदी अरब के साथ माहिदा किया है, ये मामूली माहिदा नहीं है, बहुत बड़ा गैर मामूली माहिदा है। इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? इस वक्त बड़ा कन्फ्यूजन है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो लोग इस वक्त हम तो पेरिफेरी पे बैठे हैं ना, जो लोग राइट एट द हेल्म है वो भी नहीं बता सकते कि मसलन आज ट्रंप से जितने इस्लामी ममालिक के सरबराह मिले हैं उनके कल कह लें हमारी आज कह लें, वट एवर जो है उनकी जो है आज कह लें हमारी कल कह लें, तो उसके अंदर जितने मिले हैं हकीकत यह है कि किसी को भी एंड रिजल्ट का नहीं पता, इसलिए अलामिया जारी नहीं हुआ। उर्दुगान का स्टेटमेंट है कि हम अलामिया पहले उनका आया स्टेटमेंट कि अलामिया हमें जारी करना होगा, फिर कहा जी करेंगे, अभी तक तो आया नहीं, जाएगा तो पता चल जाएगा। तो अभी तक इसका मतलब है वो चीज़ें वहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं, उसमें क्या तराश खराश होनी है, कुछ ना कुछ नोक पलक सवारी है जो अलामी आएगा। ये तो कि एक तरह का। और इसके बाद भी जो प्रपोजल्स आई हैं, चाहे फ्रेंच प्रेसिडेंट की तकरीर आई मैंने पूरी सुनी है, ट्रंप की स्पीच मैंने पूरी सुनी है, ट्रंप का मौक़िफ़ जो था वो एक और था। वो अब किसी तरीके से मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ ट्रंप के बारे में कि आया वो जेन्युइनली एक इजराइल के साथ ऐसे फंसे हुए हैं कि अंदर से वो जो हमारे मौक़िफ़ जो इस्लामी मालिक है उनका दिल उधर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बाकी जिस्म जान जो है वो उसके इजराइल के कब्ज़ा इस्तेमाल में है। तो मेरा ख्याल है कि चंद दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी। बफर से माल, जैसे कि चौधरी साहब ने कहा है कि वहाँ फ़ौजें भेजने को, वो ट्रंप की प्रपोजल थी कि आप फ़ौजें भेजें और ये करें। वो इनफैक्ट वो चाहते हैं किसी तरीके से इसराइल को न्यूट्रलाइज करें या इसराइल मुतमईन हो। अब वो किसी सूरत में वो इसराइल के बारे में जो है
वो उसको समझ नहीं आती उसको कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, बाकी दुनिया ने भी जो किया है तो उसको इसराइल को जो है ना किसी न किसी तुम्हें कहा है कि जी हम आप फ़लस्तीन तस्लीम होगा तो आप इसराइल को तस्लीम करेंगे। तो बहुत वो कहते हैं ना बहुत सारे अभी स्लिप्स हैं बिटवीन द कप एंड द लिप्स। ठीक। तो अभी तक मेरा समझे कि कन्फ्यूजन इज़ ऑल ओवर, लेकिन पाकिस्तान इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। जो कुछ अचीवमेंट है ऑन द फेस ऑफ थिंग, आई थिंक हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो सही मानों में जो इनको ये तगमा एजाज़ मिला है वो अपने आप को इसका सही अहल साबित कर रहे हैं। बिल्कुल सही, सर आपका पॉइंट आ गया। वैसे साहब अभी ये आप रख रहे हैं पाकिस्तान सऊदी एग्रीमेंट को कौमी असम्बली के सामने, एक तो वो किस हिसाब से रखेंगे, मतलब कि उसमें करारदाद के ज़रिए उसका अप्रूवल लिया जाएगा या क्या किया जाएगा, उसको कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, क्या होगा ज़रा बताइएगा। दूसरा ये कि एग्रीमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है, इसका टेस्ट हमारे लिए तो इम्पोर्टेंस यही है ना कि फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू हम इसका ये मतलब लें, अगर गवर्नमेंट इसको इस तरह इंटरप्रेट करेगी कि हिंदुस्तान को ये बता दिया गया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिकली खड़ा हुआ है, मिलिटरली खड़ा हुआ है, और अब अगर हिंदुस्तान दहशतगर्दी के नाम पे भी के प्ली लेकर भी अगर पाकिस्तान में अटैक करता है तो सऊदी अरब के ऊपर अटैक समझा जाएगा। यही मकसद लिया जाए इसका, इस एग्रीमेंट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल पहली तो आपने बात की कि ये किस तरह रखा जाएगा 29 तारीख को, तो बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन भी है या थ्रू आप उसको लेजिस्लेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्योंकि डिटेल्स शेयर करनी है और हम समझते हैं कि ज़्यादा मुफीद होगा इसको एक बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन के जो उसकी डिटेल्स हैं वो अरकान पार्लियामेंट और कौम के सामने रखी जाएँ और वहाँ पे जो बातचीत हो, बिल्कुल जो पार्टीज़ के व्यूज़ हैं, मेरे नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी जमात को कोई एतराज़ है इस हवाले से, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है, एक मजहबी हवाले से भी और एक स्ट्रेटिजिक हवाले से भी, और हमारा एक ब्रदर ममालिक है सऊदी अरेबिया, तो किसी को, और जब भी ये एग्रीमेंट हुआ तो जब से बल्कि हुआ तब से ही किसी, मैंने नहीं सुना कि किसी सियासी जमात को, किसी सियासी लीडर को कोई इशू था, सब ने उसको खुशाइन करार दिया और अच्छी बात है। देखें, मेरे लिए तो ये बड़ी एक दिस इज़ म्यूज़िक टू माई ईयर्स कि जो बात फ़ैज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने की और फैसल चौधरी साहब ने जो की, वाक़तन हुकूमत की जो कामयाबियाँ हैं उसको चाहे आप कोई भी नाम दे लें, लेकिन हुकूमत की कामयाबियाँ तो हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में। और प्राइम मिनिस्टर साहब देखें किस तरह जो है, क्योंकि ये एक सिनर्जी के साथ तमाम तर मामला हो रहा है, एक कोलैबोरेशन के साथ तमाम तर मामला हो रहा है, और बिल्कुल यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी है, यहाँ पे मुख्तलिफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी जो है वो एक्सरसाइज की जा रही हैं। और नायब वज़ीर आज़म साहब का जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका जिक्र ना करें तो मैं समझता हूँ फिर भी बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और वज़ीर आज़म की भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह हमारे इदारों की भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो एक बिल्कुल सिनर्जी के साथ, एक कोलैबोरेशन के साथ, एक सिंक के साथ ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं। तो वैसे तो आपको याद होगा कि उस वक़्त भी बड़ा अच्छा जो है तमाम तर मामलात 2018 का जो पीरियड गिनवाया, तो डिप्लोमेसी तो उस वक़्त भी थी, लेकिन डिप्लोमेसी कैसी थी कि कनाडा से जहाज़ वापस हुए और फिर कमर्शियल फ़्लाइटों पे आना पड़ा। तो ये भी मामलात हैं, ये देखने चाहिए कि ये फिर एक आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी है जो वाक़तन प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और बड़े अच्छे तरीके से, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी शहबाज शरीफ साहब के वो क्राफ्ट आता है, यानी कि वो आप मतलब क्या एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं आप, वो क्या है वो, मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर वो क्या उनकी परफॉर्मेंस? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, नहीं वो तो टॉप मोस्ट डिप्लोमेट है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान जी, और वो वहाँ पे जाके जिस तरह उन्होंने ऑन द मार्जिन्स ऑफ UNGAB जो बात की है, जो एंगेजमेंट्स हुई हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के साथ हो, IMF के साथ हो, ऑस्ट्रिया के साथ हो, कुवैत के साथ हो, दीगर अरब ममालिक के जो लीडर्स हैं, जिसमें आपके या मुस्लिम ममालिक के जो लीडर्स हैं, जिसमें आपके इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट प्रभव, इसी तरह आपके जॉर्डन के किंग हैं जो रॉयल फैमिली से वो, और इसी तरह आपके जो अमीर कतर हैं, इसी तरह आपने देखा कि ये लोग सारे वहाँ पे, ये हम तो खुद AI जनरेटेड वीडियोस तो नहीं हैं, ये वो वीडियोस हैं जो वहाँ से UNGA के अंदर से ये तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर सदर ट्रंप से जो मुलाकात हुई ऑन द साइड लाइन्स, और अब एक मुलाकात जो है वो बिल्कुल स्केड्यूल है, उसकी कॉन्फर्मेशन होना है, वो फॉरेन ऑफिस की तरफ से होगी। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं ये आपके सामने हैं। नहीं, मैं आपसे भी जानना चाह रहा था कि इस एग्रीमेंट के बाद हिंदुस्तान का जो खतरा है ख़त्म हो गया, वो हमला करने का, जो बुनियादी सवाल था मेरा।
देखें, हिंदुस्तान का तो ख़तरा आपको एट ऑल टाइम्स रहेगा, क्योंकि वो किसी भी टाइम पे कोई भी मिस एडवेंचर करने का जो शौक़ रखता है, उसका मुंह तोड़ जवाब और उसको जो हजीमत देखनी पड़ी, उसका सामना करना पड़ा, वो तो 6 और 7 की रात और उसके बाद 9 और 10 की रात। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 जहाज़ जो थे वो सामने आपके हैं। रफ़ाएल जितने प्राइज़ टोटल जो किया जाता था, जिन पे इतना नाश किया जाता था, तो वो अब उसने किसी न किसी तरह जो है वो अपने ज़ख्म चाट रहा है। और बिल्कुल वो अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो हम तो बिल्कुल। सऊदी अरब हमारी किस तरह मदद करेगा? सऊदी अरब के पास फौज तो नहीं है, सऊदी अरब हमारी किस तरह मदद करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ? देखिए, मुख्तलिफ फ्रंट्स पे सऊदी अरेबिया जो है मदद कर सकता है। यही तो बात है कि आप जब डिप्लोमेसी और सफारतकारी के थ्रू जो एक प्रेशराइज करते हैं दीगर ममालिक को के साथ मिला के, तो बिल्कुल इंडिया मेरे नहीं ख्याल कि अफोर्ड कर सकता है कि अरब ममालिक के साथ वो अपने और हम तैयार हैं, हम तैयार हैं इजराइल के ऊपर ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक करने के लिए। अगर इजराइल अटैक करता है सऊदी अरब पे, जी सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम तैयार हैं इस एग्रीमेंट की रूह की मुनासबत से इजराइल के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक बैक करने के या ड्रोन स्ट्राइक बैक करने के, अगर इजराइल सऊदी अरब पे अटैक करता है। देखिए, इस एग्रीमेंट की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो पार्लियामान के सामने रखती जाएंगी। नहीं, तफसीलात में ये तो नहीं आएगा ना, लेकिन आपने जो क्लॉज रखी है ना, अटैक ऑन सऊदी अरेबिया विल बी कंसीडर्ड अटैक और पाकिस्तान वाइस वर्सा, उसका मतलब ये लिया जाएगा। बट दैट्स एक ब्रदर ममालिक के साथ तो यही हमारी बात है कि एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा। तो जाहिर बात है कि ये तमाम तर मामला पार्लियामेंट के सामने जब आएगा, जब डिटेल्स इसकी आएंगी, तो मैं फिर तब एक बेहतर पोजीशन में होऊंगा कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट कर सकूं। अभी हम कुछ ना समझे इस बारे में, हम ये समझ रहे थे कि जी इजराइल का अटैक जो है हम अटैक करेंगे आगे, वो ज्यादा आपको बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रोशनी डाल। फैसल चौधरी साहब, वैसे एक बात है, ये जो बात कहा करते थे ना जी आप लोग के, जी इस मुल्क में ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं रहा, यहाँ अदालतें आज़ाद नहीं है, यहाँ पॉपुलर लीडरशिप नहीं है। इमरान खान से बेहतर परफॉर्म बकौल बैरिस्टर अकील साहब के ऑब्वियसली करके दिखा दिया शहबाज गवर्नमेंट ने। ना उनके जहाज़ छिरे, ना सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब हुए, ना चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए जो आपके दौर में पाकिस्तान के हुए हुए थे, और इंडिया के ख़िलाफ़ एक जंग जीती। ये नहीं हुआ कि वो कह रहे हो जी इंडिया के ख़िलाफ़ क्या मैं जंग करूँ, वो जिसा हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान साहब कह रहे थे। तो आपके प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है शहबाज साहब इस वक्त। सपोर्ट तो उनको भी बाजवा साहब की थी, अगर इनको सपोर्ट है आर्मी चीफ की। और दूसरी तरफ ये कि बेहतर डिप्लोमेसी की है पाकिस्तान ने एज कम्पेयर टू इमरान खान। और ये आर्गूमेंट खसो खाशात में बहा दिया कि अगर रूल ऑफ लॉ ना हो, अगर अदालतें आज़ाद ना हो तो मुल्क तरक्की कर रहा है। मेरे भाई, मुल्क तो बहुत ऊपर जा रहा है। जी कामरान साहब, पहली बात ये है कि तरक्की आप किसको कहते हैं? ये तो देखें ना, ये तो एक सब्जेक्टिव टर्म, मतलब क्या महंगाई कम हो गई है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई है, पाकिस्तान के आम लोग को बेनिफिट हो रहा है, क्या हमारा बिज़नेस चल रहा है, क्या थ्राइव हो रहा है? नहीं हो रहा ना। देखें ना, ये तो फ्लॉज हैं। बाकी आप ये कहें हम, हाँ, इमरान खान की हुकूमत की बदकिस्मती ये थी कि उनके पास कमर जावेद बाजवा थे जो कि लंबे पड़ गए थे, जो कि सहाफ़ियों के साथ भी कहते थे कि साढ़े को 8 दिन तक तेल है टैंकर जैसे की करिए। इनके पास आसिम मुनीर हैं, वो दलेर हैं, वो सीधे हो गए। इनके पास PF की जो एयरफोर्स की कमांड है वो भी सीधे हो गए। उस वक़्त ये ज़रूर है कि जब वहाँ पे पुलवामा हुआ तो उस वक्त के एयर चीफ ने इनके राफेल के मुकाबले में जो चाइना से जो दिफाई ताउन एंगेजमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था वो 2019-20 से हुआ था, और कोरोना के बीच में फंडिंग जो है वो की गई थी। बहरहाल इट्स लाइक मोर लाइक कि जैसा पाकिस्तान के जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसकी हर हुकूमत ने हिफाजत की है, वो कोई मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स हो, सब ने उनको ऊपर जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये जो डिफेंस होता है ये कोई किसी जमात का तो नहीं है ना जी, ये तो मुल्क का डिफेंस है, मुल्क सबका होता है। इसलिए इसको कहना कि जी इस पर इफ्स एंड बट्स नहीं किए जा सकते। एनवायरनमेंट होता है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें आपको पाकिस्तान मैं ये तो कह रहा हूँ इमरान खान और ये ह्यूमन राइट्स के इश्यूज से पुश चले गए ना सर, मैं ये कह रहा हूँ आपको। जी इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस वक्त दुनिया में जो प्रायोरिटी है वो मुल्कों की सिक्योरिटी है,
और उसमें पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाकिस्तान का जो डिफेंस की टेक्निक्स हैं, स्पेशली इंडिया से जंग जीतने के बाद, वो बड़ी रेलेवेंट हो गई हैं। तो हालात ऐसे हो जाते हैं जिसमें अब फिर आपको, इमरान खान साहब को ये हालात मैसर नहीं थे। देखिए ना, उस वक़्त आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि ये यमन जो कॉन्फ्लिक्ट था सऊदीया के साथ, जिसमें उन्होंने मिलिट्री एड मांगी थी और हमारी पार्लियामेंट ने 2015 में मना कर दिया था। तो बेसिकली जो डिप्लोमेटिक फ्यूड था या लड़ाई थी वो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। सो इट्स मोर अबाउट के वहाँ पे फिर जब ये मामला हुआ तो ये इवेंट बेस्ड है ना जी। वहाँ पे जब कतर पे अटैक हुआ, ज़ाहिर उनकी इस वक्त पूरे गल्फ में जो नंबर 1 प्रायोरिटी है सर, उनके जहाज़ों में बैठ के उनके खिलाफ गुफ्तगू करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के जो है वो उनके खिलाफ गुफ्तगू करना, उनके क्राउन प्रिंस, उन्होंने तो बड़ा कुछ किया, उसको छोड़ें, क्योंकि वो 2015 वाला वाक़े के बाद तो इमरान खान ने हालात ठीक कर दिए थे। आपको याद नहीं है, महमूद बिन सुलेमान आए थे पाकिस्तान, इमरान खान ने ड्राइव की थी गाड़ी, तो वो ये बात नहीं है, उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ, मामला ठीक करके ख़राब किया ना इमरान ने। गलती माननी चाहिए, जहाँ गलती ओपरी वो मान लेनी चाहिए कि चाइना भी शाकी था इमरान साहब से, नहीं। वो भी शाकी था, अमेरिका भी, और सऊदी अरब भी शाकी था, ये भी तो आप माने ना सर। अब आप माने ना माने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा ख्याल में ये नहीं, इसमें देखें जो ज़्यादा मेरा जो इसमें नुक्ता नज़र ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा मफरूज़ों पे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट था और वो उनका एक अपना है। इशू ये है, हाँ, जो इंटरनल मैकेनिज़्म है ना जी, जो पॉलिटिक्स है जो मिलिट्री की, उसमें नहीं दखल अंदाजी करनी चाहिए थी। दैट शुड बी लेफ्ट ऑन द आर्मी चीफ एंड द अदर जनरल्स। देखिए, ये एक इदारे को साथ लेकर चलना होता है, पॉलिटिशियंस का काम ये होता है, उस इदारे की एक अपनी डायनामिक्स है और वो आर्मी चीफ समझते हैं। कोई भी आर्मी चीफ जब आते हैं उनको आप फुल फ्री हैंड दें कि वो क्या करते हैं, उसमें गैर ज़रूरी मुदाखलत का हमें नुकसान हुआ और ये जो सारा मामला हुआ है ये उसका नतीजा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, गलतियाँ तो हुई। नियाज़ी साहब, सलाम का पॉइंट आ गया साहब। नियाज़ी साहब, वुड यू एग्री के जिस तरह आपने कहा कि नहीं यार ये शहबाज शरीफ साहब का वो दौर, उसके नहीं, ये फील्ड मार्शल का दौर है, तो फील्ड मार्शल ने सारा कुछ किया है, तो मोर ऑफ अ रीज़न कि इसका मतलब ये हुआ कि ये मुल्क जो है, अगर इस मुल्क को फील्ड मार्शल चला रहे हैं या पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट चला रही है, तो ये साबित हो गया कि कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ऐवी आह बुका कर रहे होते हमारे राइट्स नहीं है, पोलिटिकल राइट्स नहीं है, इमरान खान भी पसे पूछ चले गए, 27 तारीख को भी कुछ नहीं होने लगा, तो ये ऐसे ही है ना, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ दैट, डिस्पाइट ऑफ दैट। कमरान, आपने टॉपिक को फैला लिया है, मतलब कि हम पता नहीं अब हमने उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आपने उनको भी टच किया। पहले मैं 2-3 बातें करूँ। जी जी बताइए। मेरा ख्याल है अकील साहब ने जो समझा है, मैं बैरिस्टर साहब ने, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही एक क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि बिल्कुल सिनर्जाइज भी हैं और सिंक भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी और इमरान खान साहब भी, और फैसल ने बिल्कुल राइटली कहा है कि उनको इमरान खान साहब नहीं, बाजवा, शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जी नहीं, मैं बता रहा हूँ इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों अपने अपने चीफ के साथ, अच्छा, उनके सिंक भी थे और अच्छा, और मैंने कहा उनके सिनर्जाइज भी थे। मैं जब जो बात कर रहा हूँ ये कह जो फैसला किया, मैं उनको बता कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बाजवा जो था उसके बारे में अब क्या कहूँ। मैं तो आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कह के तो दूर से ज़्यादा बंदा कैरिड अवे होता है। मैं तो पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों से बहुत शाकी हूँ ना, 2-3 बंदों से पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, उनमें एक बाजवा है, अगर मैं नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 ज़रूर है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरा उनके बारे में कितना गुस्सा है या कितनी एक तकलीफ़ है, और मेरा ज़ाती नहीं है, मेरे साथ मेरा क्या है, मैं कोई, मेरी तो स्टेक्स है ना, तो मैंने कोई MP हूँ ना, मैं कोई किसी जगह ऐसा करता हूँ कि मेरे को वेस्टर्न इंटरेस्ट हो। बाजवा ने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए पूरे निज़ाम को चलाया। आसिम मुनीर साहब इसी चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। वहाँ पे जब इमरान खान हुआ था तो इमरान खान साहब की क्या हैसियत थी, वो तो खुद चलो मान लिया आखिर में आके कि भाई मैं तो कुछ नहीं करता था, जो हुकूमत चला रही थी फौज चला रही थी। हालात यही भी अभी भी यही हैं, लेकिन इसमें यह है कि मुझे अच्छा लगा कि मुस्लिम नूर वाले जितने लोग हैं वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, वो अपने आप को उन्होंने बिल्कुल उसके साथ कंफर्टेबल कर लिया है, और होना भी यही चाहिए कि जब आपको काम कर कंफर्टेबल हो। वैसे भी मुस्लिम नून के अंदर इस तरह की साजिशें करने की या वो नहीं है कि बंदा देखता रहे कि जब मेरे बारी आई तो मैं पीठ पीछे खंजर घोंप दूंगा, जो इमरान खान साहब के यहाँ एक बड़ा बहुत रैम्पेंट है, बहुत आम चीज़ है कि किसी के पीठ पर खंजर घोंप दो जिसका दौर लगे। बाकी सूरत हाल ये है कि जी जो इस वक्त जो भी है इसमें दो राय है ही नहीं कि
2018 से, मैं दोबारा दोहराता हूँ, 2018 से जो हाइब्रिड निज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ RTS से, वो 47 में 47 की सूरत में आगे ज़्यादा घनावना हुआ है, और अगला इससे भी ज़्यादा घनावना होगा अगर इलेक्शन हो गए, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि फॉर्म 47 RTS से चलता हूँ फॉर्म 47 और अगला इलेक्शन कोई आएगा। इसमें कोई राय, मेरी जो पॉलिटिकल राय है। बाकी पाकिस्तान के अंदर चाहे आसिम मुनीर साहब जो है और शहबाज शरीफ साहब को साथ में ला लें और उसके बाद बाकी भी सियासतदान मिल जाएँ, आसमान से तारे भी तोड़ लाएं, तो पाकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल ये क्राइसिस नहीं ख़त्म होगा जब तक इस मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अब ये कभी इस पे आपने बहस की कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, बोला तो बहस कर लेंगे, लेकिन जितना पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है ऐसे लो स्टेप पे है कि 1971 के बाद कामरान, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मैंने पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेकाम देखा है जो पाकिस्तान। तो शहबाज साहब तो बड़े हंसी हंसी वहाँ बाहर फिर रहे हैं और बड़े मुस्तहकम तरीके से पाकिस्तान को लीड करते आलमी लीडरों से मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है शो रहा कि मुस्तहकम पाकिस्तान है आपके नज़दीक? नहीं, मेरे पाकिस्तान के ये जी, मैं पाकिस्तान को अगर मुस्तहकम देखें, अयूब खान जब अपनी जो है ना उसके तरक्की का 10 साल जश्न मना रहा था, तो सड़कों पे अयूब खान के पुतले जलाए जा रहे थे, जो नारे लगाए जा रहे थे मैं आपके प्रोग्राम में रिपीट नहीं कर सकता हूँ। और ये आपको हर बंदा कहेगा कि इस्तेकाम, इकॉनमी, 65 की जंग कौन सी जहत है कि जिसमें अयूब खान ने आपको परफॉर्म करके नहीं दिया। एग्रीकल्चर देख लें, इंडस वाटर ट्रीटी देख लें, कोई देख लें, इंडस्ट्री देख लें, कब आपके मुल्क में आई है, अयूब खान के वक्त में आई है। तो क्या किया है, क्यों? अब वो एक और बात है कि वो फिर पूरी बहस है जो आप कहते हैं बाद में कर लेंगे। सियासी इस्तेकाम ये नहीं होता, उनको होना चाहिए, बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि चाहे करें, बड़े एतमाद से आखिर मुल्क चलाना है उनको, एग्जीक्यूटिव साइड पे वो हेड कर रहे हैं, सर पॉइंट आ गया आपका, अफेयर्स वो चला रहे हैं। सर पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया सर, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, जरा आके अपने पैनलिस्ट से आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान अगर बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी अचीव कर रहा है, हम आपको भी सुनवाए, हिंदुस्तान वाले किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, इजराइल वाले क्या सोच रहे हैं, तो उसके बावजूद पाकिस्तान को वो कैसे सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है जो बैरिस्टर अकील की गवर्नमेंट, इनकी काबीना, इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे पाकिस्तान को? वो क्या है ऐसा जो अभी चाहिए हमें मज़ीद कुछ करने के लिए? एक ब्रेक के बाद जी। बैरिस्टर साहब, सब कुछ कर रहे हैं आप, सऊदी पैक्ट हो गया, अमेरिकन ट्रंप से मुलाकातें हो गई, सऊदी वफद, मुस्लिम ममालिक का वफद, लेकिन ह्यूमन राइट्स तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि आपने हमको लीडर किए और पूरे मुल्क के कब्ज़ किए में, और हफीजुल नईक साहब भी कह रहे थे पॉलिटिकल इस्तेहकाम नहीं आएगा ना तो आपका हाल बुरा, मैं ये कह रहा हूँ आगे से आपका हाल बुरा भी हो सकता है, वो ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। सोचा इस बारे में? आप कहते हैं नहीं यार हमारा काम तो इस तरह चल रहा है, ठीक है, डाला हुआ है फलां पार्टी के बंदों को अंदर डाला हुआ है, इमरान खान को अंदर डाला हुआ है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, हम तो तरक्की के ज़ीने तय कर रहे हैं। कामरान भाई, हमने कोई शौक़ से नहीं डाला, और वो तमाम तर चीज़ें जो केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं और वो जो चीज़ें लेके गए थे तोशा खाना के हवाले से, अभी मोस्ट रिसेंटली अगर बात करें 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बात करें, या दीगर 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करें, और जो मुख्तलिफ़ मकामात पे जो कुछ किया इनकी पार्टी के लोगों ने, और बिल्कुल सरगना तो वही नज़र आते हैं। उन्होंने केयरफुली क्यूरेट किया उसको, प्लानिंग के साथ, एक डिसेमिनेशन के साथ तमाम चीज़ें अनफोल्ड की। आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फंडामेंटल राइट्स इस मुल्क में मौजूद हैं, और सबके ड्यू प्रोसेस और राइट टू फेयर ट्रायल, ये दीगर जितने भी राइट्स हैं वो इंटैक्ट हैं, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब मुल्क दुश्मन बयानिया जो है, या मुल्क के ख़िलाफ़ जो जहर उगलना है, या आप इदारों को टारगेट करें, और फिर उसके साथ साथ जिस किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं, और वो हैंडल कहाँ से रन हो रहा है, ट्विटर हैंडल, ये भी इस पे भी वजाहत आनी चाहिए, डालनी चाहिए, कोई अच्छी बात तो नहीं निकल रही। आपके नज़दीक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? नो, लुक, there is a need for political stability when all the other parties, जितनी पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल, वो सारी जो हैं वो पाकिस्तान की खैरख्वाह हैं, पाकिस्तान की खातिर काम कर रही हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच रही हैं, माँ सिवाय एक के। माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, और उसकी वजह है क्योंकि जब भी आपने देखा मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना, मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी किसी भी सोशल मीडिया या मीडियम से ट्वीट करना या बातचीत करना, जब कभी भी बातचीत की
तो मुल्क के ख़िलाफ़ ही की, जब कभी भी ज्ञान दिया अपनी पार्टी के लोगों को तो मुल्क के ख़िलाफ़ ही दिया। तो मुझे ये बताएं कि फिर हम तो मुज़ाकरात की पेशकश कर सकते हैं जो हम मुतवातिर तौर पे करते आए हैं और करते रहे हैं, लेकिन उन मुज़ाकरात का नतीजा क्या है कि मुज़ाकरात वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट आके मेरे से खुद बात करे। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सियासतदानों से कोई बात नहीं करनी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो तब होगी जब एंगेजमेंट होगी, जो वो मौसूफ चाहते ही नहीं है अडयाला के बासी कि किसी किस्म की सियासी एंगेजमेंट या डिस्कोर्स या डिस्कशन हो। बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब एक मिनट में, न्याय साहब जरा पहले, न्याय साहब आप बड़ा नफ़ी में सर हिला रहे हैं जी, फरमाइए। इसलिए कि अकील बहुत समझदार बच्चा है और मैं हकीकत इनसे खुद बड़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ। इनको मेरी बात समझ ही नहीं आई। ये तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही नहीं। या अगर आपकी सुलह हो जाए इमरान खान साहब से फ़र्ज किया तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? नवाज शरीफ ने और बेनज़ीर ने जो क्या 2007 में COD किया था तो क्या स्टेबिलिटी आ गई थी? देखें, दो मेरा लिटमस टेस्ट है। जिस दिन, हालांकि ये वजह ये नहीं है, वजह रीज़न को और है, लेकिन सिर्फ आम फहम बनाने के लिए मैं एक बात कर रहा हूँ। जिस दिन इस मुल्क में ये सवाल ख़त्म हो गया कि ये शहबाज शरीफ साहब वक्त पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, भले से शहबाज शरीफ साहब 20 साल कर जाए, भले से इमरान खान 40 साल कर जाए, भले से नवाज शरीफ साहब आ जाए, जिस दिन कोई सियासी गवर्नमेंट आती है पहली बात यह आती है कि ये टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा। ये मोदी पे सवाल होता है, ये मोहम्मद बिन सलमान पे सवाल होता है, ये शी जिनपिंग पे सवाल होता है, ये ट्रंप पे सवाल होता है, भले से ट्रंप का अगले साल इम्पीच हो जाए। देखें, दूसरी मिसाल, आपका आर्मी का हमारे सबसे डिसिप्लिन फोर्स आर्मी है। क्या है, कभी कभी आप सोचा है कि आर्मी को आपने 3 साल के लिए पूरा किया है तो कभी आज तक किसी के जो है ना वायरस आया कि टाइम पूरा करेगा नहीं करेगा? ये होती है इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब है आपके यहाँ सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान की 75 साल तारीख ने मुझे एक ही सबक सिखाया 2 मद्दों में। एक ये है कि यहाँ पे हर निज़ाम की एक्सपायरी डेट है और फिर हम जीरो से शुरू करते हैं, और हम हर हुकूमत की एक एक्सपायरी डेट है, हम फिर उसके बाद नया शुरू करते हैं। हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, नाकाम होता है, फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं। आज फिर कोई ना कोई प्रोजेक्ट काम कर रहा होगा, और इन बिटवीन जब ये अब जो हकीकत है कि आज की हुकूमत का आज के एक कसूर नहीं है, मैं कहता हूँ बाजवा साहब भी कसूर नहीं है, और सियासी अदम इस्तेकाम कौमों के 1 साल या 2 साल में नहीं आते। कौमें बनते हुए भी, चीना जहाँ पहुँचे पीछे 80 साल की हिस्ट्री है, और अमेरिका नीचे जा रहा है तो 250 साल के बाद पीछे 30-40 साल ये लग रहा है, और अब आगे पता चला कि अमेरिका के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस आने वाला है 15-20-30 साल बाद, शायद ज़्यादा एक्यूट हो। ये वो साइंस हैं जो कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, कोई लॉ का स्टूडेंट आराम से बता सकता है। ये है स्टेबिलिटी। ये इसका ना पॉइंट आ गया आपका साहब से, ना इमरान खान साहब से, ना ये लाया, ना ये आसिम मुनीर साहब से है। और जिस तरीके से अब क्राइसिस है कि पाकिस्तान के जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि सिस्टम को हाईजैक करके ना रखें। अब इनके पास ये कोई इन्होंने किया है। आया इमरान खान को कोई आसिम मुनीर साहब ने हटाया है, आया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कैंपेन कोई बाजवा ने शुरू की थी, राइज शरीफ साहब के वक्त शुरू हुई थी। ये इंस्टीट्यूशन जो कंटिन्यूटी आ रही है कि सियासी जमातों के साथ एक रवैया है, और उनके साथ वो है, उनको वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। ये कोई इज्जत की बात तो नहीं है कि अगर आपके पास 4 मिनिस्टर जो आपकी काम के वो आप रख ही ना सकें। क्या खा के पोलिटिकल गवर्नमेंट? मैं इसको माइंड नहीं कर रहा, मैं तो मेरी तो हमदर्दी है कि अल्लाह करे कुछ चीज़ चल जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान ने चलना है। इतने अच्छे हालात हमारी दूसरी तरफ से आ रहे हैं, अगर कहीं से हमें मुस्तहकम सियासी निज़ाम मिल जाए, सर आपका, और ये अब एक ही सूरत मिल सकती। एक बात सुन लें, मेरे ख्याल है अब ये इसको क्लोजिंग कर दें। ये एक ही वक्त में अब आएगी। ये सिवाय इसके कि जितने सियासतदान हैं, जितनी पोलिटिकल पार्टीज हैं, जितने हमारे अदारे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जब तक आप ये एक दफ़े इकट्ठे बैठ के और सारे अपने आप को मिनहा नहीं करते और सारे अपने आप को पाकिस्तान को आगे नहीं रखते, मेरे से लिखा लें, मैं तो मेरी तो किसी जिंदगी है, लेकिन ये जो आप नौजवान हैं, आपके लिए जो पाकिस्तान होगा वो इंतहाई तकलीफ दे होगा। ये आपकी भूल है क्या आपको 10 साल के बाद वो काम का पाकिस्तान मिलेगा? आपकी पॉइंट मुझे समझ आ गया, और आपका ये जुमला भी मैंने लिख लिया कि ये इज्जत की बात नहीं है कि 4 मिनिस्टर भी मर्जी के ना रख सके। ऑब्वियसली आप शहबाज शरीफ को ही कह रहे हैं, अब इस पे हम कायम रहेंगे। इस पर मैं आता हूँ, लेकिन फैज़ चौधरी साहब, किस हद तक आप न्यायी साहब से एग्री करेंगे इन सारी गुफ्तगू में?
देखिए न्याज़ी साहब का जो पॉइंट है उसमें ये कहना चाह रहे हैं, न्याज़ी साहब के रूल ऑफ द गेम्स तय हों और इदारे काम करें। स्टेबिलिटी जो है आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स, वकील कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स हैं, कहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं? देखिए दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें ह्यूमन राइट्स की कदर की जाती है, कोर्ट्स काम करती हैं, लोगों को उठा के एक पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए अगर अरेस्ट भी होते हैं, गलत भी अरेस्ट होते, पूरी दुनिया में होते हैं, उनको पेश किया जाता है, वहाँ पे अदालतें फैसले करती हैं। जो इस वक्त हमारा जो तमाम इदारे हैं वो एक दबाव में है। ये बात हमें कहनी चाहिए, हमें इस पर किसी किस्म का आर नहीं होना चाहिए। गुजारिश ये है कि जब तक आपकी अदालतें काम नहीं करेंगी, ह्यूमन राइट्स में आप कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स इंटैक्ट हैं, फ्री फेयर ट्रायल हो रहा है, इमरान खान साहब को आप आज तक खुली अदालत में पेश नहीं कर रहे, अडयाला के दीवारों के पीछे एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में उनका ट्रायल हो रहा है। देखिए ना, जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही ट्रायल जो है वो इम्पैक्ट होता है। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ, बतौर वकील मैं आपको ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि हमारे क्लाइंटल में तमाम वकीलों की मेजर कमी आ गई है सिर्फ इस वजह से कि लोगों का अदालतों पे जो एतबार है मुतज़लज़ल हुआ है, और वो वहाँ पे जो पहले कम था और मज़ीद कम हुआ है, जिसकी वजह से जो है तमाम वकील आप लाहौर में होते हैं, पूछ लीजिए, कराची में पूछ लीजिए, ये सारा एक जो एक दबाव है वो जब तक एक आज़ादाना तौर पे नहीं काम करने देंगे इदारों को, तो इदारे तो काम नहीं करेंगे ना जी। इदारे तो हमारा जैसा का एक स्टेट है, सिक्योरिटी स्टेट है, उसमें एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन मुझे शरीफुद्दीन पर ज़्यादा मरहूम की एक बात याद आती है, हम केस कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जनरल ज़ियाउल हक से ये कहा कि आपको तो 3 ही काम पड़ेंगे अदालत से, एक आपकी प्रेसिडेंसी, एक आपका बजट, एक आपकी कैबिनेट। इसके अलावा आप ये प्रेशर कुकर की सीटी जो है ना अदालतों को काम करने दें। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके आम लोग भी सफ़र कर रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रही कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो जाती है आम लोगों के साथ, वो कहाँ पे जाएं। देखिए ना, ये जब आप ये मिन हैसल जो एक ब्लैंकेट किस्म की आपने वर्किंग के ऊपर जो है वो कदगन लगा दी है, इससे स्टेबल नहीं होगा। स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है जी इदारे काम कर रहे होते हैं। ये जो हफीज़ुर न्याज़ी साहब ने कहा जी 5 साल पूरे करेंगे या नहीं करेंगे, इदारे काम करेंगे तो आइन और कानून के मुताबिक हर इदारा काम करेगा तो स्टेबिलिटी रहेगी, उससे बाहर जाएंगे तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और सबको अपने अपने दायराकार में वापस तो जाना पड़ेगा। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब तो पूरे कर ही जाएंगे यार, आइन बहाल जो हालात मामला वाक़यात चल रहे हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की आप ये कह रहे हैं ना, देखें उनके मुस्कुराते हुए बात करना ये वो मेरे लिए मैटर इसलिए नहीं करता। मैंने तो देखना कि वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान वापस आते तो क्या लेके आते हैं, वो इंटरनेशनली जो इतना बड़ा जो इवेंट हो रहे हैं उससे क्या ग्रैब करके ला रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट होगा। बाकी वो अगर खुशगपियाँ लगा रहे हैं तो लगाने हैं, चाहे वो हर किस्म की ज़ुबान भी बोलते हैं, उनको नहीं परवाह के नीचे क्या हो रहा है। लेकिन मैं तो देखना ये चाहूँगा कि वो वहाँ से पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं, पाकिस्तान को कुछ मिले। मैं आपको बताता हूँ, तो फिर हम खुश होंगे। अगर वैसे ही उन्होंने खुशगपियाँ लगान। पॉइंट आ गया आपका सर। फैसल साहब, फैसल भाई, आपको मैं बताऊँ एक बात, सवाल मैं करने लगा हूँ बैरिस्टर साहब से, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये, और सुना रहा हूँ मैं न्यायी साहब को, कि न्यायी साहब ने जो बात की है ना, बैरिस्टर साहब, ये जो बात कह दी ना अकील भाई के इज़्ज़त की बात तो नहीं है कि 4 मिनिस्टर भी आप अपनी मर्ज़ी के लिए रख सकते। आपको तो ये कहना चाहिए न्यायी साहब को पलट के कि जनाब यही तो बात है, इसकी वजह स्टेबिलिटी है कि जब हम 4 मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी के नहीं रख सकते तो यही स्टेबिलिटी है। इसमें अब इज़्ज़त कहाँ से आ गई, बेइज्जती कहाँ से आ गई, आबरू कहाँ से आ गई? बना है शाह का मुसाहिब फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू कहे, तो गालिब ने खुद कहा था अपने आप को, तो और गालिब ने फ़ख्र से कहा था कि भाई मैं हूँ शाह का मुसाहिब। तो मसला क्या है यार, ये तो गालिब के दौर से चलता हुआ आ रहा है। ये बिला वजह न्याजी साहब आप लोगों को बहकू के वो शुरू 2018 में RTS आया, उसके बाद F-47 पता नहीं क्या आ गया। ओ भाई ये गालिब के दौर से है, ये ऐसा मसला नहीं है, ये मैंने अभी भी डिस्कवर किया है। क्यों मेरे भाई, जवाब दें आप। मैंने आपको आर्गूमेंट दे दिया अकील साहब कि इससे बड़ी स्टेबिलिटी क्या है कि बना है शाह का मुसाहिब, 4 वज़ीर। आपने तो वो बात की, वो पंजाबी का मुहावरा है कि वो आखना 3 हूँ या सुनाना 9 हूँ, वो उस हवाले से आपने मेरे ख्याल से बात उधर की और सुनाया उधर। तो लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँ कि ये 4 नहीं, जितनी भी काबीना है ये सारी शहबाज साहब की काबीना है। नहीं वो तो है, शहबाज साहब ने खुद जो है तमाम तर वज़रा जो हैं वो रखे हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, काबीना का हिस्सा उन्होंने खुद बनाया है।
और उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दे दिया था जब कैबिनेट की एक्सपेंशन भी हुई थी। उन्होंने कहा था मैं नए चेहरे लेके आऊँगा, मैं काबिल लोग लेके आऊँगा, और आप देखें कि ये काबिल टीम है। ये सारा एक टीम वर्क है जो यार मैं एक बात तो आपको बिल्कुल इत्तेफाक करता ये हूं मैं आर्गुमेंट कुछ और दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग नालायक हैं भाईजान, तो नहीं कुछ कह रहे हैं। नहीं मैं नहीं, ये भी नहीं कह रहा। नहीं मैं तो कह रहा हूं कि अकील भाई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे नालायक हैं। मैं ये नहीं कह, मैं ये कह रहा हूं कि नियाज़ी साहब का जो स्टेबिलिटी का आर्गुमेंट है ना, वो आप बारूद की तरह उड़ा दें। आप कहें कि यार भाड़ में जाए ऐसी प्राइम मिनिस्टरशिप, इसमें क्या फर्क पड़ता है? एक मुल्क में इतनी बड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, इज्जत मांगे बंदा। हाँ, इसमें क्या है? और वैसे भी कामरान मैंने जो कहा, आपने थोड़ा उलट कर दी। मैंने कहा 4 मिनिस्टर ऐसे हैं जिनका प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर वो बात कैबिनेट में बैठते हैं लेकिन वो वजीर आजम को जवाब दे नहीं है। 4 मिनिस्टर जवाब ऐसे हैं। जब हम सब अपनी औकात में रहेंगे ना, हमारी जो औकात है, तो स्टेबिलिटी रहेगी। अब उसमें प्राइम मिनिस्टर भी है, उसमें मीडिया भी है, उसमें बाकी लोग भी हैं, वकील भी, अपनी भी औकात में रह कर स्टेबिलिटी रहेगी। बस कोई मसला। एक ब्रेक लूंगा। गालिब को मैं कहाँ ले आया, वो भी परेशान हो जाएगा आज, गालिब की रूह। बहरहाल स्टेबिलिटी के नाम आज का शो। कल तक इजाज़त।